हेलो एवरीवन, मैं रोहित कुंभल स्वागत करता हूं आपका आज के इस न्यू लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रकाशीय घटनाओं में अपवर्तन की घटना की। मतलब प्रकाश के अपवर्तन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि अपवर्तन शब्द जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो अपवर्तन शब्द जो होता है, एक तो ये संस्कृत शब्द है। अपवर्तन का जो शब्द है, ये कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और इसका यदि शाब्दिक अर्थ देखें, जब तक हमें शब्द का अर्थ पता नहीं चलता तब तक हम उसके बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है परिवर्तन या पलटना, पलटाव या विचलन। ठीक है, ये सब क्या है? अपवर्तन शब्द के शाब्दिक अर्थ हैं। कैसे हैं? शाब्दिक अर्थ। और भी कई अर्थ होते हैं। ओके, जैसे कहने का मतलब किसी चीज को हम निकालते हैं तो निकालने की संज्ञा भी किससे दी जाती है? अपवर्तन से ही दी जाती है। ठीक है, तो ये था अपवर्तन का शाब्दिक अर्थ। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तन को हम यहां पर यदि हम रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग, किरण प्रकाश की के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम मूल अर्थ यही लेकर के चलते हैं, परिवर्तन, पलटाव या फिर क्या होना? विचलन होना। ओके ठीक, लेकिन यहां पर अपवर्तन प्रकाश का को देख के अपवर्तन को समझेंगे हम। किसके अपवर्तन को? प्रकाश के अपवर्तन को। लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, लेकिन इसको आगे समझने से पहले मैं आपका ध्यान कुछ नॉर्मल जो हम हमारे जीवन में जो घटनाएं देखते हैं उनकी ओर ले जाना चाहूंगा। देखो ध्यान से समझो अब आप, कि जैसे कि सर्दियों के मौसम में आप देखते हो कोहरा छा जाता है। मान लो धूप निकलती भी है तो कोहरे में हमको अंधेरा ही लगता है। ऐसा लगता है कि धूप निकली ही नहीं है। सूर्य तो उदित होता है, ठीक है, लेकिन धूप नहीं निकल पाती है, धूप हम तक वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है सूर्य का। ऐसा क्यों होता है? एक रीजन ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश है, ठीक है, तो प्रकाश जब सूर्य उदित होता है तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है, और चारों तरफ यदि कोहरा है तो उसमें, उस कोहरे में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रकाश का वेग क्या हो जाता है? कम। ठीक है, तो इस कारण से अब वेग कम हो जाएगा तो प्रकाश की तीव्रता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो ये रीजन है एक। तो दूसरी चीज, आप पानी में मान लो टॉर्च जलाइए तो पानी में टॉर्च का जो प्रकाश है वो इतना नहीं आता जितना बाहर वायु में आता है। तो ऐसे ये सारी घटनाएं क्या है? प्रकाश की तीव्रता माध्यम बदलने से बदल रही है। एक तो आपका क्या है, खुला बिल्कुल साफ आसमान हो, वायु का जो वातावरण है, तो उसमें आपको खूब सूर्य का प्रकाश दिखाई देता है। परंतु कोहरे वाले या धुएं वाला जब माध्यम हो जाता है, ठीक है, तो हमको धुंधला प्रकाश दिखाई देता है, हमको धुंधलापन दिखाई देता है। तो ऐसा किस लिए हुआ कि प्रकाश के वेग में, प्रकाश की तीव्रता में क्या आ गई? कमी आ गई। ठीक है, उस वजह से ऐसा हुआ है। तो बात अब यहां पर ध्यान रखने की यही है, तो क्या सर ये अपवर्तन है? क्या ऐसा ये घटना ही अपवर्तन है? तो बिल्कुल, आप यदि ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो कि ऐसी ये घटना ही क्या है? अपवर्तन है। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन माध्यम में प्रकाश के वेग का बदल जाना ही क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन का कारण ही ये है, प्रकाश के वेग का, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? अलग अलग होता है, जिसके कारण अपवर्तन की घटना क्या होती है? घटित होती है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं डेफिनेशन। इस तरीके से हम अपवर्तन को हमारे दैनिक जीवन में भी क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ओके, तो अपवर्तन की डेफिनेशन को समझेंगे सबसे पहले कि परिभाषा क्या बनती है अपवर्तन की। ठीक, तो अपवर्तन की जो परिभाषा बनेगी, जब प्रकाश किसी एक माध्यम, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से संचरित होता हुआ दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है।
यह घटना प्रकाश का अपवर्तन, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये घटना क्या कहलाएगी? आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। ओके, ये थी नॉर्मल डेफिनेशन। आपने पिछले छोटी कक्षाओं में, कक्षा 10th में भी आपने पढ़ी होगी कि जब प्रकाश, तो ये वही डेफिनेशन है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से संचरित होता हुआ जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। तो प्रकाश के अपने पथ से विचलन की ये घटना ही क्या कहलाती है? आपका अपवर्तन कहलाती है। अब ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? क्यों, कौन सा माध्यम, कैसे माध्यमों की सर आप बात कर रहे हो? ठीक है, तो इस बारे में पहले समझेंगे कि माध्यम को समझते हैं पहले तो। ठीक है, माध्यम को समझने के लिए हमें यह देखना है कि माध्यम दो तरीके के हैं। माध्यम कितने टाइप के? दो। एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। ओके, एक होता है विरल और एक होता है सघन। ठीक है, जहां पर किसी भी गैस ले लो, कोई भी चीज है, उसका घनत्व यदि अधिक है तो वहां सघनता है उस चीज की, तो वो तो होता है सघन, और जहां कमी है वहां पर क्या होता है? विरल। ओके, अब यदि हम हमारे वायु वाले वातावरण में, वायुमंडल में देखें तो मान लो धुआं बहुत ज्यादा यदि हो जाए, ठीक है, तो वो माध्यम सघन हो गया, क्योंकि धुएं का जो घनत्व है वो अधिक हो गया है। ठीक, तो वो माध्यम सघन हो जाएगा अपेक्षाकृत खुले हुए एक मतलब साफ वातावरण, साफ वायुमंडल के सापेक्ष में। ओके, तो इस तरीके से माध्यम दो हुए, एक सघन माध्यम और एक क्या? विरल माध्यम। तो क्या सर दोनों माध्यमों में ही अपवर्तन की घटना संभव है? तो हाँ, बिल्कुल, यदि आप ऐसा समझ रहे हो तो बिल्कुल सही समझ रहे हो। दोनों माध्यमों में ही, चाहे आप विरल से सघन में जाइए या सघन से किस में आइए? विरल में आइए। ठीक है, अपवर्तन दोनों ही माध्यमों में क्या होगा और दोनों ही परिस्थितियों में संभव होगा। ठीक, तो चलो समझते हैं अब इसको किस तरीके से कि कैसे जब कोई प्रकाशिक किरण, अब मैंने यहां डेफिनेशन में एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी थी, आप इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जब कोई प्रकाशिक किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। ठीक है, प्रकाश की यह घटना ही क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि ये विचलन किस प्रकार होता है। अपने पथ से जो भटकाव है प्रकाश का या प्रकाशिक किरण का, अपने पथ से भटक जाना ही क्या होता है? अपवर्तन होता है। तो वो किस प्रकार होता है? तो समझो कि मान लेते हैं कि ये एक पृथककारी पृष्ठ है, ठीक, जो दो माध्यमों को क्या करता है? पृथक करता है। फर्स्टली हमने ये फर्स्ट माध्यम ये मान लिया, मान लो ये विरल माध्यम है। कैसा है? आसान भाषा में समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, ध्यान से आप एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक, तो एक जैसे मान लिया हमने ये विरल माध्यम, दूसरा माध्यम मान लेते हैं हम, वो है सघन माध्यम। ठीक है, एक हो गया फर्स्ट विरल माध्यम और दूसरा क्या हो गया? सघन माध्यम हो गया। ओके, तो जब प्रकाशिक किरण, देख ये विरल माध्यम है तो प्रकाशिक किरण क्या हो गई? इस तरीके से मान लेते हैं ये पृथककारी पृष्ठ पर इस तरीके से आपतित होती है, तो ये आपतित किरण हो गई एक। ठीक है, तो अब ये यदि इसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम देखें तो एक अक्ष ये हो जाता है, तो दूसरा अक्ष इस तरीके से बनता है, ये इस वाले को ये। ठीक है, तो ये इसके लिए, ठीक है, पृथककारी पृष्ठ के लिए ये वाला अक्ष क्या हो गया? अभिलंब हो गया, अभिलंब की भांति व्यवहार कर रहा है, तो अभिलंब है, लंबवत है। ओके, तो जब प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्यान रहे, जब प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के वेग में कमी होती है। क्या होती है? प्रकाश के वेग में कमी। इस कारण से जो किरण है, प्रकाशिक किरण, वो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो इस तरीके से ये अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? प्रकाशिक किरण झुक जाती है। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण और ये हो गई आपकी क्या? अपवर्तित किरण। इस बात को आप याद रखेंगे कि जब प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है
तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश के वेग में क्या होती है, कमी। ठीक है, तो ये एक कंडीशन ये बनती है। अब आप जानते हो परावर्तन में भी आपने पढ़ा है, ये आपतित किरण है, वहां पर जो किरण परावर्तित होती है वो परावर्तित किरण, तो ये है अपवर्तित किरण। इसको नाम मैं ओ दे दूं, इसको नाम मैंने दे दिया जैसे ए, और इसको नाम दे दिया क्या, बी। तो ये हो जाती है आपकी आपतित किरण। क्या हो जाती है, आपतित किरण। और ये हो जाती है आपकी अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये बन गया आपका क्या, अभिलंब। ओके, ये अभिलंब है। अब आप जानते हो अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बनाया गया जो कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण, और ये है आपका अपवर्तन कोण, इसको आर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टिव एंगल हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव एंगल हो गया, अपवर्तित कोण हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से अब आप यदि देखा जाए तो आप देख रहे हो कि ये अभिलंब की ओर झुकी है। तो जब अभिलंब की ओर झुकी है तो इसका मतलब ये कोण कम है अपेक्षाकृत किसके, आपतन कोण के। तो आपतन कोण जो होता है कोण आई ग्रेटर देन होता है कोण आर के। ओके, आपतन कोण अपवर्तन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है। कब, जब प्रकाशिक किरण विरल माध्यम से संचरित होती हुई सघन माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए एक चीज हो गई ये। दूसरी चीज एक समझने वाली ये भी है कि जैसे आपतित किरण को, ये वाली आपतित किरण है, यदि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो आप देख रहे हो कि जो प्रकाशिक किरण है वो आपतित ये है और अपवर्तित ये है। तो आपतित किरण कितनी विचलित हुई, अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में क्या है, परिवर्तन होना, पथ से भटक जाना। ओके, यही तो अपवर्तन है। तो प्रकाशिक किरण का जो भटकाव है वो अपने मूल पथ से कितना हुआ है उसी को हम कहते हैं विचलन कहते हैं। तो यहां से देखिए, तो ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा विचलन कोण डेल। क्या बन जाएगा ये, विचलन कोण डेल। तो डेल विचलन जो होगा, विचलन क्या कैलकुलेट होगा, कितना भाई, कितना कोण ज्यादा है, ये विचलन कितना होगा, आपतन कोण में से क्या घट जाएगा, अपवर्तन कोण, मतलब कोण आई माइनस के क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। ओके, स्मॉल एंगल आई माइनस एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया आपका डिफ्लेक्शन, मतलब विचलन कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन थी अपवर्तन की। तो एक, अब जस्ट इसके अपोजिट में यदि बात करें कि ये तो मीडियम कैसा था, विरल से सघन में प्रकाशिक किरण आ रही थी। विरल में जैसे मान लो ये वायु मान लिया आपने, और इधर सघन में मान लो जैसे आपने इधर क्या मान लिया, पानी मान लिया, क्योंकि पानी वायु के सापेक्ष क्या है, सघन है। पानी वायु के सापेक्ष क्या है, सघन है, इसलिए। ओके, अब यदि इसका उल्टा हो, कैसे, इस तरीके से देखो, समझते हैं कि प्रकाशिक किरण अब तो आ रही थी विरल से सघन में, लेकिन यदि कुछ इस तरीके से हो जाए कि ये प्रकाश, ये आपका वही परावर्तक पृष्ठ, और ये यहां पर जो है वो सघन माध्यम है। ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। ओके, ये सघन माध्यम, और ये हमने मान लिया इधर विरल माध्यम है। ठीक है, अब प्रकाशिक किरण मान लो इधर से आपतित होती है ऐसे, ये प्रकाशिक किरण आपतित हुई तो ये क्या हो जाएगा, ये अभिलंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अभिलंब। तो ये अभिलंब है। तो प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से आपतित हो रही है। तो जब भी याद रखें, जब भी प्रकाशिक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है या सघन माध्यम से संचरित होती हुई विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो उसके प्रकाश के वेग में क्या होती है, प्रकाश के वेग में वृद्धि होती है, जिसके कारण प्रकाश के वेग में हुई वृद्धि के कारण यह अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है, दूर हटने लगती है। इस तरीके से ये अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। ये आपका अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, और थोड़ा प्रभाव को देखने के लिए मैं इस तरीके से, तो ये देखो, ये अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई। ठीक है, तो ये आपका, ये अपवर्तित, ये ओ बिंदु दे दिया मैंने, इसको नाम ए दे दिया। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये क्या हो गई, आपतित किरण। ये हो जाएगी, आपको बी नाम दे दिया, ये वाली किरण हो जाएगी आपकी अपवर्तित किरण। ठीक, ये हो गया आपका क्या, वही अभिलंब। ओके, चलिए, तो ये हो गया। आप जानते हो अभिलंब के साथ आपतित किरण द्वारा बना हुआ कोण क्या होता है, आई, और अपवर्तन
कोण क्या होता है आर, तो ये एंगल आई और ये क्या हो गया एंगल आर। तो अब आप देखिए एंगल आर बड़ा है, एंगल आर क्या है ज्यादा है, अभिलंब से ज्यादा कोण पर, क्योंकि इससे दूर हट गया तो ज्यादा कोण बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाली घटना में देखो तो उस वाली घटना के सापेक्ष बिल्कुल कैसा मिल रहा है परिणाम, उल्टा मिल रहा है कि जो अपवर्तन कोण है आर वो बड़ा होता है किससे, आपतन कोण आई से। कब, जब प्रकाशित किरण किसी सघन माध्यम से किसमें प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होता है किससे, आपतन कोण से, ठीक है। और यदि हम विचलन की बात करें यहां पर, तो अब विचलन क्या हो जाएगा, तो देखो ये है आपकी आपतित किरण इस तरीके से, इसको मैंने आगे बढ़ाया, तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के मध्य बनने वाला जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो विचलन क्या हो जाएगा, एंगल आर माइनस के क्या हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अपवर्तन की दोनों कंडीशंस, दोनों स्थितियों में जब प्रकाशित किरण विरल से सघन में और जब प्रकाशित किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो तब किस तरीके से अपवर्तन को, मतलब अभिलंब की, प्रकाशित किरण एक घटना में अभिलंब की ओर झुकती है और दूसरी घटना में अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। साथ के साथ इनको समझने से पहले मैंने स्टार्टिंग में ही आपको एक बात बोली थी कि माध्यम में, अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, जिसके कारण ही अपवर्तन की घटना क्या होती है, घटित होती है। तो यह अपवर्तन का कारण है। यदि आपसे कोई पूछे कि अपवर्तन का कारण क्या है, तो अपवर्तन का क्या कारण है, अपवर्तन का कारण है अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के वेग का अलग अलग होना ही क्या है, अपवर्तन का कारण होता है, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपवर्तन क्या है, अपवर्तन की हमने शाब्दिक अर्थ के साथ साथ किरण प्रकाशिकी के अनुसार डेफिनेशन पढ़ी, इसको समझा अच्छे से और इसके कारण को समझा। अब क्या है, अब पढ़ने वाले हम अपवर्तन के नियम। अगला टॉपिक हमारा हो जाता है क्या नियम है इसके, ठीक है, किस नियम पर यह कार्य करता है अपवर्तन के, खुद के अपने क्या नियम है। तो अगला टॉपिक हो जाता है अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। ओके, तो पहला, अभी आपने देखा, अभी जैसे मैंने चित्र में समझाया, ये आपकी आपतित किरण थी, ये आपका अभिलंब है, ये झुक गई इस तरीके से या फिर इससे दूर हटती है। तो आप देख रहे हो आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये तीनों ही कैसे हैं, एक ही तल में उपस्थित है, ठीक है। तो पहला नियम तो यही हो जाता है इसका, पहला नियम क्या हो जाएगा कि आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो ये पहला नियम अपवर्तन का। ये ऐसा नियम परावर्तन में भी है, बिल्कुल सेम है, परावर्तन का पहला नियम और अपवर्तन का पहला नियम। ओके, अब दूसरे नियम की यदि हम बात करें, अपवर्तन के किसकी, दूसरे नियम की, तो दूसरा नियम क्या है अपवर्तन का, दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, ज्या कहेंगे साइन को, ओके, और आपतन कोण क्या है आई, तो मतलब साइन आई, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, क्या, साइन आर का अनुपात कैसा रहता है, एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है या फिर नियत होता है। ओके, समझे, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात है वो कैसा होता है, एक नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है किसका, अपवर्तन का। अब ये जो नियम है, नियम नंबर 2, यह स्नेल नियम कहलाता है। यह क्या कहलाता है, स्नेल नियम कहलाता है ये नियम, ठीक है। लेकिन इससे पहले देखो जो इस नियम में है उसको समझे, अर्थात साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में क्या, साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। ओके, तो यह नियम जो है, यह नियम स्नेल नियम कहलाता है।
यह नियम क्या कहलाता है? स्नेल नियम कहलाता है। और जो नियतांक है, ये जो कांस्टेंट है इस नियतांक को, और नियतांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। ओके, तो ये है अपवर्तन का दूसरा नियम कंप्लीट। ठीक है, ध्यान से समझेंगे कि दूसरा नियम क्या कहता है अपवर्तन का। आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। ठीक है, दोनों का अनुपात कैसा रहता है? नियत राशि होता है, मतलब एक नियतांक होता है। ठीक, मतलब अर्थात क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये नियम स्नेल का नियम कहलाता है। लेकिन ये जो कांस्टेंट होता है, ओके, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक म्यू। किससे रिप्रेजेंट किया अपवर्तनांक को? मैंने म्यू से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो जो क्या है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाता है? आपका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको अपवर्तन के ये दोनों नियम क्या आए होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए, और यदि इस विषय में और आगे यदि हम बात करते हैं, तो जैसे अभी स्नेल के नियम में क्या बताया? सेकंड नियम, अपवर्तन के सेकंड नियम में क्या बताया है कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट, नियतांक होता है। ओके, नियतांक। अब इस नियतांक को क्या कहते हैं? एक माध्यम का। तो मान लेते हैं हमारे पास एक पहला माध्यम को मैंने कह लिया फर्स्ट, और दूसरे माध्यम को क्या कह लिया मैंने? सेकंड। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट किया। तो देखो इसको दर्शाते कैसे हैं? दर्शाएंगे कैसे कि साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अच्छे से दोबारा देखिए आप कि यदि हम ये मान लेते हैं कि एक माध्यम फर्स्ट है और दूसरा माध्यम हमने क्या मान लिया? सेकंड, ये दूसरा माध्यम, तो जो अपवर्तनांक होगा उसको हम एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कैसे लिखेंगे? ये वाला कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या हो जाएगा? 1 म्यू 2। इसी तरीके से यदि हम इसका उल्टा करें, उत्क्रमणीयता यदि हम लगाएं, तो उत्क्रमणीयता से क्या हो जाएगा? उत्क्रमणीयता से हो जाएगा क्या आपका कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष, या ठीक है, प्रथम माध्यम का यदि क्या देखे? अपवर्तनांक। क्या देखे? दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम। तो ये हो जाएगा साइन आर अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 म्यू 1। दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम माध्यम का क्या हो गया? अपवर्तनांक। ओके, तो ये दो इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या? 2। ठीक है, तो अब यदि इन दोनों को गुणन यदि हम करके देखते हैं, गुणन में यदि दोनों के परिणाम एक साथ देखें, तो हमको मिलता है 1 म्यू 2 इंटू 1 म्यू 2 म्यू 1 इज इक्वल टू, हमको फाइंड होता है हमेशा 1 फाइंड होता है। क्या होता है? 1 फाइंड होता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे ये इस तरीके से कि ये अपवर्तनांक की डेफिनेशंस होती है, और अपवर्तनांक के इस तरीके से एक फॉर्मूला निकल करके आया है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर 1 म्यू 2। और मैं आपको बता दूं कि अपवर्तनांक के ऊपर मैं कंप्लीट लेक्चर बनाऊंगा, एक अलग से वीडियो आएगी अपवर्तनांक के ऊपर, जिसमें कंप्लीट अपवर्तनांक से संबंधित जितनी भी बातें उन सब बातों के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यहां आज का लेक्चर अपवर्तन पे था, तो हमने अपवर्तन को पढ़ा, और अपवर्तन में ये द्वितीय नियम में अपवर्तनांक वाली बात आई, तो इसलिए हमने इस बात को डिस्कस किया। ओके, चलिए आगे यदि और हम बात करें, तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि द्वितीय नियम यही कहता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, मतलब अपवर्तनांक कहते हैं। ओके, अपवर्तनांक को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या होता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक। ओके, यदि हम उल्टा कर दे, दूसरे माध्यम के सापेक्ष प्रथम का देखें, ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। दोनों को यदि एक साथ लेके गुणन संक्रिया में देखा जाए तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, ठीक है, और इनसे रिलेटेड, अपवर्तन से रिलेटेड और बातें, दो महत्वपूर्ण बातें और अपन समझते हैं। पहली चीज ये कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 म्यू 2 क्या है? 1 म्यू 2 है प्रथम माध्यम के सापेक्ष
द्वितीय माध्यम का क्या अपवर्तनांक। तो यदि 1 μ2 इज ग्रेटर देन 1 है, यदि 1 μ2 का मान किससे, 1 से क्या है ज्यादा, तो 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपवर्तनांक जो है मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा है। ओके, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम, तो द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा है, मतलब कि वैल्यू अपवर्तन उतना ही ज्यादा हो रहा है जितना अपवर्तनांक है, ठीक है, 1 से ज्यादा है। इसका मतलब प्रकाशिक किरण किधर घूमेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हमेशा याद रखें कि यदि 1 μ2 इज ग्रेटर देन 1 है तो प्रकाशिक किरण अभिलंब की ओर झुकेगी। तो प्रकाशिक किरण क्या है, अभिलंब की ओर झुकेगी। प्रकाशिक किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, मतलब अभिलंब की ओर झुकेगी। इसका मतलब एंगल आई जो है, एंगल आई इज ग्रेटर देन होगा किससे, एंगल आर से। ठीक है, तब जो विचलन कैलकुलेट किया जाएगा, डेल इज इक्वल टू एंगल आई माइनस के एंगल आर से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें जैसे यदि 1 μ2 इज लेस देन 1 है, ठीक है, यदि 1 से कम है, 1 से कम है तो अपवर्तन कम हुआ, इसका मतलब ये ऐसा नहीं कहा जा सकता अपवर्तन कम हुआ ज्यादा हुआ, ऐसा नहीं है। ये जो वैल्यू है ये इस बात से, यदि 1 μ2 इज ग्रेटर देन 1 है तो प्रकाशिक किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, और यदि 1 μ2 इज लेस देन 1 है तो प्रकाशिक किरण अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। जबकि अपवर्तन दोनों ही कंडीशंस में होगा। भैया अभिलंब की ओर झुकना भी तो अपवर्तन है, वहां भी पथ से विचलित हो रही है प्रकाशिक किरण, और अभिलंब से जब दूर हट रही है तब भी वो अपने आपतित पथ से क्या हो रही है, विचलित हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में यदि हम देखें तो इस कंडीशन में एंगल आर इज ग्रेटर देन होगा किसके, एंगल आई के। ठीक है, आई होप आपको ये अपवर्तन से रिलेटेड एक छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अपवर्तनांक से संबंधित मैं एक अगले लेक्चर में बात करूंगा जिसमें हम कंप्लीट अपवर्तनांक को पढ़ेंगे। उसके ऊपर एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा जिसमें हम अलग अलग माध्यमों के अपवर्तनांकों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे।